हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एज वी हैव डिसाइडेड दैट आई टीच यू वन रिसेंट केस लॉ एवरी डे एंड टुडे आई कम विद अ जजमेंट नेम बब्बू खान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दिस इज ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 2025 का ही ऑर्डर है। तो लेकिन इससे पहले हम जो इस ऑर्डर से रिलेटेड रिसेंट प्रोविजन होंगे वो करेंगे पहले। जो मेरा मेन मकसद होता है इससे रिसेंट इस केस से रिलेटेड प्रोविजन कराने का, वो ये होता है कि आप पहले इस प्रोविजन को पढ़ें, फिर जो मैं आपको इस केस के फैक्ट्स बताऊंगा उस फैक्ट्स के ऊपर आप अप्लाई करें और अपना माइंड पहले अप्लाई करें कि क्या ये केस कैसा, मतलब इसमें कोर्ट क्या डिसीजन दे सकता है। तो मेरा मेन मकसद पहले आपको प्रोविजन पढ़ाने का यही होता है। तो इस केस के अंदर जो रिसेंट प्रोविजन है वो है सेक्शन 498 आईपीसी एंड सेक्शन 304 बी आईपीसी। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोविजंस। एंड मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 304 बी आईपीसी है और जो सेक्शन 498 आईपीसी है, इनका जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, जो भी कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएनएस के अंदर, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। जो सेक्शन 304 बी का जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है, जो कि सेक्शन 304 बी बात करते हैं डाउरी डेथ की, वो है सेक्शन 80 बी एन एस। इन दोनों की लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो सेक्शन नंबर का है। सिमिलरली जो सेक्शन 498 आईपीसी है उसका जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है बीएनएस के अंदर वो है सेक्शन 85। उसके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो प्रोविजन नंबर का है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 80 बीएनएस, या फिर हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 304 बी आईपीसी। Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage। यानी कि जब एक वुमेन की जो डेथ हुई है वो काज की गई है या तो बर्न से, या तो उसको जलाकर, या फिर कोई बॉडीली इंजरी दी गई हो उसको, यानी कि उसके कोई चोट वगैरह ऐसी लगी हो शरीर के ऊपर, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, या फिर जो भी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस लाइक कोई नेचुरल डेथ हो या कोई एक्सीडेंटल डेथ हो, लेकिन कोई अगर और कोई डेथ है इनके अलावा तो वो इसके अंदर आ जाएगी। विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, यानी कि उस जब उसकी शादी हुई हो उससे 7 साल, अगर 7 साल के बाद उसकी डेथ होती है तो हम उसको डावरी डेथ के अंदर नहीं लेंगे। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। और ये दिखाया जाए कि उसकी डेथ से पहले सून बिफोर, अब जो ये बात कर रहे हैं सून बिफोर, अब इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे कि बिल्कुल ही इमीडिएट, यानी कि अगर अब डेथ हुई हो तो बिल्कुल इमीडिएट उसके इंजरी करी गई हो उसको या फिर उसको जलाया गया हो। उसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल सेंस में लेंगे। सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, या तो उसके साथ कोई क्रुएल्टी की गई हो या फिर हरासमेंट की गई हो उसके हस्बैंड के द्वारा, या फिर कोई उसका रिलेटिव हस्बैंड के उसके द्वारा, और इन कनेक्शन विद, और ध्यान रखना कि वो जो क्रुएल्टी होगी या फिर जो भी हरासमेंट होगी वो किसके कनेक्शन में होगी, वो डिमांड फॉर डावरी, डावरी की डिमांड में। सेल सच, अगर वो डावरी की डिमांड जो डावरी की कनेक्शन में होनी चाहिए, सच डेथ शैल बी कॉल्ड डावरी डेथ, ऐसी डेथ को हम कहेंगे डावरी डेथ। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज हर डेथ, और हम मानेंगे कि उसके हस्बैंड शैल बी डीम्ड, या यही ध्यान रखना कि यहाँ पर इलीगल फिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि हम मानेंगे कि उसके हस्बैंड ने या उसके रिलेटिव ने वो डेथ कॉज की है। अब यहाँ पे डीम का क्या मतलब है। अब डीम का मतलब ये भी हो सकता है ना कि भाई उन्होंने ऐसी क्रुएल्टी की हो, उसको बर्न किया हो या उसको ऐसी बॉडीली इंजरी दी हो, लेकिन उन्होंने उसको मारा नहीं हो, वो जाकर सुसाइड कर लेती है, सुसाइड अटेम्प्ट का सुसाइड कर ही लेती है जिससे उसकी डेथ हो गई हो। तो यहाँ पर उसने डेथ तो नहीं कॉज की हस्बैंड ने, लेकिन हम उसका मानेंगे ऐसा कि उसने ही उसकी डेथ कॉज की है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग एज सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इस पर्पज, इस सब सेक्शन के पर्पज के लिए हम डावरी का वही मीनिंग मानेंगे जो सेक्शन 2 ऑफ डावरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर दिया गया है, वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। whoever commits डावरी, जब भी कोई डावरी कमिट करता है, डावरी डेथ कमिट करता है, shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years।
बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी कि जो मिनिमम पनिशमेंट जो दी गई है इसमें वो 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो कि एक्सटेंड कर सकती है, मैक्सिमम जो पनिशमेंट एक्सटेंड कर सकती है वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए कर सकती है। अब देखो मेन बात ये है कि हम इसके अंदर अगर इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के, ध्यान रखना जो इंग्रेडिएंट्स है वही हम फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे आगे जाके जो केस पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम पहला इंग्रेडिएंट्स देखते हैं कि जो उसकी वुमेन को कोई बर्न हुआ हो या कोई बॉडी इंजरी हुई हो, ठीक है, अगर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ये एक हो गया। दूसरा है विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, 7 साल की उसके मैरिज के अंदर हुआ हो, और ये 2 हो गए। तीसरा ये है कि उसके डेथ से पहले उसको क्रुएल्टी की गई हो, हरासमेंट की गई हो उसके हस्बैंड के द्वारा, उसके रिलेटिव और हस्बैंड के द्वारा, और ये 3 हो गए। और चौथा हो गया कि जो क्रुएल्टी वगैरह की गई है वो डाउरी की डिमांड के लिए की गई है, तभी हम उसको डाउरी डेथ मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। अब हम मीनिंग देख लेते हैं डाउरी का। डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मीनिंग जो हमें है सेक्शन 30 के अंदर देख लेना, आईपीसी के अंदर दे रखा है। गिवन, या तो दे दी गई हो, या फिर एग्रीड टू बी गिवन, यानी कि एग्री किया गया है कि हम इन फ्यूचर दे देंगे, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली दे देंगे या फिर इनडायरेक्टली, बाय वन पार्टी टू ए मैरिज और टू द अदर पार्टी ऑफ द मैरिज, यानी कि जो एक पार्टी है मैरिज का, मान लो जो हम मान ले कि जो वाइफ है वो हस्बैंड को दे रही हो, वन पार्टी टू ए मैरिज टू द अदर पार्टी टू ए मैरिज, और बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू ए मैरिज और बाय एनी अदर पर्सन, या फिर जो पेरेंट्स है किसी भी पार्टी का मैरिज का वो दूसरे पर्सन को दे रहे हैं, टू आइदर पार्टी टू द मैरिज और टू एनी अदर पर्सन। अब देखो देखने के बाद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि बाय वन, यहाँ पर कह रहे बाय वन पार्टी, ये नहीं कह रहे बाय हस्बैंड या फिर बाय वाइफ टू हस्बैंड। तो पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रिचुअल चले हुए हैं वो यही है कि जो वाइफ है वो ही हस्बैंड को डावरी देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें मेन बात ये है कि सिर्फ मैरिज के कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बाय वन पार्टी टू ए मैरिज, बाय अदर पार्टी टू ए मैरिज, एट और बिफोर, या तो मैरिज के समय पे या फिर मैरिज से पहले या फिर किसी भी टाइम मैरिज के बाद, यानी कि डाउरी जरूरी नहीं है कि शादी के टाइम ही दी जाए, वो शादी के बाद भी दी जा सकती है, शादी से पहले भी, इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज। ध्यान रखना कि जो भी डाउरी होगी वो हमेशा इन कनेक्शन विद द मैरिज होगी, ठीक है, ये डाउरी का मीन्स है। अब हम अगला सेक्शन पढ़ते हैं अपना 498 आईपीसी। तो 498 आईपीसी हम देखेंगे अभी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है मेरे पढ़ाने में, या फिर कोई आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ प्लीज। जो हमारा 498 AIPC है वो बात करता है क्रुएल्टी की। हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, हूएवर बीइंग द हस्बैंड, या फिर जो भी कोई उस हस्बैंड है या फिर रिलेटिव है एक हस्बैंड, रिलेटिव हस्बैंड का जो रिलेटिव है, सब्जेक्ट सच वुमेन टू क्रुएल्टी, क्रुएल्टी करता है वुमेन के ऊपर, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। यानी कि अगर कोई भी हस्बैंड या फिर जो हस्बैंड का रिलेटिव है किसी भी वुमेन के ऊपर अगर क्रुएल्टी कर रहा है तो उसको 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी। यहाँ पर मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है। एंड अब देखना यहाँ पर एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ, यानी कि आप सिर्फ फाइन देकर उसको नहीं छोड़ सकते, हम उसको फाइन भी देंगे और उस पर इम्प्रिजमेंट भी लगाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच ए नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड और टू कॉज ग्रेव इंजरी और डेंजर टू लाइफ, यानी कि कोई भी ऐसा विलफुल कंडक्ट होना चाहिए, ये नहीं कि अगर विलफुल नहीं है वो चाहता नहीं है लेकिन ऐसा हो गया, विलफुल होना चाहिए, विच इज ऑफ सच नेचर, ऐसे नेचर का
एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, जो कि वुमेन को एक सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देता है, और या फिर उसको कोई ग्रेव इंजरी कॉज करता है, या फिर डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ ऑफ द वुमेन। Harassment of the woman where such harassment is with a view to coercing her or any person related to her। वुमेन को हरासमेंट करना, और वो हरासमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि वो या तो उसको दबाव में लाए, या फिर जो उससे रिलेटेड, यानी कि मान लो कि उसको ना ला के उसके जो पेरेंट्स हैं उनको हरास करे। टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और इज ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर बाय हर और एनी पर्सन रिलेटेड हर टू मीट सच डिमांड। यानी कोई भी ऐसी अनलॉफुल डिमांड करता है या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रखा कि मैरिज से रिलेटेड होना चाहिए, यहाँ पर अनलॉफुल डिमांड है किसी प्रॉपर्टी के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पर कुछ भी मैरिज से रिलेटेड नहीं होगा। अगर कोई अदरवाइज भी है तो भी हम इसको इसके अंदर ले आएंगे। अब हम अपना केस पढ़ते हैं, और जो हमने इंग्रेडिएंट्स अप्लाई किए, वो जो हमने पढ़े हैं, वो जो फैक्ट्स दे रखे इस केस के, उस पर अप्लाई करते हैं। फैक्ट्स इस केस के ऐसे हैं कि एक बब्बू खान है, जो कि हस्बैंड है किसका, खातून का, जो कि मर गई इन नवंबर 1986। इन मई 19 जो उनकी शादी हुई है वो हुई है 1986 के अंदर, नवंबर 1986 में। और इन मई 1988, यानी कि अप्रोक्स 2 साल, ए मेल चाइल्ड वाज बोर्न टू द कपल एंड ए कस्टमरी सेरेमनी कॉल्ड छूछक वाज परफॉर्म्ड। On 24 November 1988, the deceased and the child were found dead in a well। तो शादी हुई है नवंबर 1986 के अंदर, और जो चाइल्ड जो बोर्न हुआ है मई 1988 के अंदर, और जो वो डेड मिली है, वो जो वाइफ थी और जो चाइल्ड था वो मिला है 24/11/1988 के अंदर, यानी कि ये 2 साल हो गई कंप्लीट। On 25 November 1988, the father of the deceased lodged FIR। और 25/11 को, यानी कि एक दिन बाद, जो फादर है डिसीज का, उस वाइफ का, उसने FIR लॉन्च कर दी थाने के अंदर, एलिजिंग हरासमेंट को एलेज करते हुए, एंड टॉर्चर ऑफ द डिसीज्ड ओवर डिमांड्स फॉर ए गोल्ड रिंग एंड चेन एट द सूचक सेरेमनी। और उसने, ये इसके जो फादर है वो कह रहे हैं कि जो उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हरासमेंट हुई है, उसके साथ टॉर्चर हुआ है, किसके लिए, गोल्ड रिंग के लिए, चैन के लिए, छूछक सेरेमनी। यानी कि जो हस्बैंड की फैमिली थी वो उसको कह रही थी, हस्बैंड कह रहा था कि छूछक सेरेमनी के अंदर गोल्ड की रिंग दी जाए और चैन दी जाए। अब जो उसके बाद जो उस चार्जशीट जो हुई है वो हुई है अंडर सेक्शन 498A एंड सेक्शन 304B ऑफ द IPC। अब हम देखेंगे कि सेक्शन 498A और 304B IPC के इंग्रेडिएंट्स क्या है, कि और क्या वो इस फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब फैक्ट्स के अंदर उन्होंने, पहले तो हम देखेंगे 498A IPC के अंदर दे रखा, नहीं सॉरी 304B IPC के अंदर ये दिया हुआ था कि 7 साल के अंदर डेथ होनी चाहिए विद इन 7 years ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर 7 साल का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है क्योंकि 2 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और फिर उसका अदर जो क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं, बर्न्स और बॉडीली इंजरी और अकर्स अदरवाइज। और जो उसकी डेथ हुई है वो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर नहीं हुई है। वो कैसे मिली है, वो मिली है कुएं के अंदर, ये देखेंगे कुएं के अंदर वो फाउंड डेड मिली है, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के तो हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। और आगे हम जब पढ़ेंगे इस केस को तो हम ये भी देखेंगे कि जो क्रुएल्टी वगैरह थी वो प्रूव हो गई है कि भाई हस्बैंड के द्वारा क्रुएल्टी हुई थी। और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, जो कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, ये यहाँ पर मेन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जो डाउरी होती है ना, वो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, वो हमेशा इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज होती है, यानी कि मैरिज के कनेक्शन के अंदर डाउरी की गई। लेकिन यहाँ हमारी जो क्रुएल्टी की गई है वो क्रुएल्टी की गई है छुच्छक पे, तो छुच्छक पे की गई है, तो ये मैरिज से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सभी इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 304 भी नहीं बनता है। अब मेन बात रही 498A IPC की। 498A IPC बात करता है हमारी क्रुएल्टी की, और यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन है उसने क्रुएल्टी को प्रूव कर दिया है। तो
इसके अंदर हम क्रुएल्टी का लगा सकते हैं कि हाँ क्रुएल्टी के लिए हम 498 AIPC के अंडर उसको हम पनिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। We note that while offering the judgment of conviction under the High Court and under ये High Court का है, when the above is juxtaposed with para 21 of Satvir Singh, we find that the said demand made for gold ornaments at the time of छूछक ceremony cannot be considered to be a dowry demand। देखो कोर्ट भी यही कह रहा है कि जो छूछक सेरेमनी के द्वारा दौरान की गई है वो उसको हम डाउरी डिमांड नहीं मानेंगे। इट कुड हैव बीन ए डिमांड विच वाज नॉट मेड इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टी, यानी कि वो मैरिज के दौरान कनेक्शन में नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, whereas a dowry demand within the meaning and scope of 304B IPC should be any property or security given to be in connection with the marriage। वही बात है कि जो मैरिज के कनेक्शन के अंदर की बात नहीं की गई है। In view of the above reasoning, we find that the invocation of Section 304B against the accused was not justified. Hence, the judgment of the High Court as well as the Session Court convicting the High Court ने और Session Court ने जो है वो अंडर सेक्शन 304B IPC के अंदर उसको कन्विक्ट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो डिमांड थी वो इन कनेक्शन विद द मैरिज नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसके ऊपर 304B नहीं लगेगा। As far as the conviction and sentence under Section 490 of the AIPC is concerned, we find that the prosecution has proved beyond reasonable doubt the offences which are denied, यानी कि मैं यहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने प्रूव कर दिया है कि उसके ऊपर क्रुएल्टी वगैरह हुई थी। तो यहाँ पर कोर्ट कहता है कि उन्हें जुक्स्टापोजिशन को हम कह सकते हैं मीनिंग कंपैरिजन of the ingredients of the said section with the evidence on record, we find that the High Court was justified in affirming the conviction and sentence। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो 498A के अंदर जो हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया वो सही किया है और हम भी यही मानते हैं कि वो कन्विक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो एक्यूज था वो पहले ही 1.5 साल जेल में निकाल चुका था, और यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो उसको कन्विक्ट किया था 498A के लिए वो 1 साल के लिए किया था, और वो 1.5 साल पहले ही निकाल चुका था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्यूज को जो था वो हम बरी एक्यूट वो तो नहीं कहेंगे भाई उसको छोड़ वो कर दिया, लेकिन वो जैसे ही अपनी पनिशमेंट पूरा कर चुका था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिर बेल बॉन्ड उसका कैंसिल कर दिया और अपीलेंट की जो सस्पेंशन थी सेंटेंस की वो कर दी थी। तो ये हमारा केस था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे भी हम डेली कोशिश करेंगे कि ऐसी जजमेंट आप ऐसी वीडियोज़ जिसमें रिसेंट केस लो हो वो आपके सामने ला सके। थैंक यू वेरी मच।